नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कृषि कानून का विरोध कर रहे वकील अमरजीत सिंह राय ने आत्महत्या कर ली है। पंजाब के फजलिका जिले के वकील भारतीय किसान यूनियन उग्रहा से जुड़े किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल थे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल इस वकील ने किसानी में इस्तेमाल होने वाला रसायन खाकर अपनी जान दे दी। बता दें, इस महीने की शुरुआत में ही 65 साल के करनाल के रहने वाले एक धार्मिक नेता ने भी सिंघू बॉर्डर पर खुद को गोली मार ली थी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसान अपना आंदोलन और तेज करने वाले हैं। सरकार को बातचीत का प्रस्ताव देने के बाद किसान संगठनों ने नए साल पर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों का कहना है कि हम 1 जनवरी को पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि हर कोई किसानों के पक्ष में खड़ा हो। इसके साथ ही कल यानी 29 दिसंबर को पटना और तंजावुर में किसान विरोध रैली करेंगे। इसके अगले दिन यानी 30 दिसंबर को मणिपुर और हैदराबाद में किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किसान आंदोलन के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा में साल 2015 में राहुल गांधी के एक भाषण का हवाला दिया जिसमें वो कृषि में बिचौलियों के मुद्दे पर बोल रहे थे। नड्डा ने कांग्रेस नेता का पुराना वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, जिसकी पहले वो वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में कभी दोस्त रहे बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी अदावत इस कदर बढ़ गई है, ये बड़े नेताओं के परिवारों तक पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अपरोक्ष तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश हुई तो अब मामला शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी तक पहुंच गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी ने वर्षा से मुंबई स्थित दफ्तर में आने के लिए कहा है। ईडी की ओर से उन्हें ये तीसरा समन है। उत्तर प्रदेश के एटा से कथित लव जिहाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति और पत्नी को फिर से मिला दिया है और साथ ही कहा है कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है और उसे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है। इसके अलावा आरोपी युवक सलमान उर्फ करण के खिलाफ दायर अपहरण करने, बहला फुसला के शादी करने जैसी धाराओं में दायर एफआईआर को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने साथ ही पुलिस से कहा कि वो जोड़े को सुरक्षा प्रदान करें। बता दें, कुछ महीने पहले शिखा और सलमान ने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसके बाद आरोप लगा कि युवती को मुस्लिम युवक बहला फुसला कर भगा कर ले गया। बाद में पुलिस ने युवती को माता पिता के यहाँ भेज दिया और सलमान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ऐसे समय में जबकि बीजेपी शासित राज्यों में कथित लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की होड़ सी लग गई है, बिहार में बीजेपी के साथ सत्ता में सहयोगी जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एकदम उलट बयान दिया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने लव जिहाद के मसले पर कहा कि लव जिहाद को लेकर देश में घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। त्यागी ने कहा कि संविधान और सीआरपीसी की प्रावधान 2 वयस्कों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की आज़ादी देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या फिर क्षेत्र का हो। कोरोना वायरस संकट के बीच कोविड-19 वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के लिए 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और असम में आज से 2 दिन का ड्राई रन यानी पूर्व अभ्यास शुरू हो रहा है। इस ड्राई रन का मकसद टीकाकरण से पहले की सारी तैयारियों का जायजा लेना है। कोल्ड स्टोरेज और परिवहन व्यवस्था की जांच पड़ताल भी ड्राई रन का हिस्सा है। भारत में पिछले एक दिन में 20,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 279 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,02,07,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,47,901 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,77,000 से अधिक हैं। नेपाल की राजधानी में चीन पूरी तरह से हस्तक्षेप कर रहा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग किए जाने के बाद सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 2 खेमों में बंट गई है। एक धड़े का नेतृत्व प्रधानमंत्री ओली कर रहे हैं और दूसरे धड़े का पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और चीन पार्टी को बंटने से बचाने में लगा हुआ है। इसीलिए रविवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विंग के उपमंत्री गुओ एजोऊ एक उच्च स्तरीय टीम के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे। अब ये टीम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों से बात करेगी। कहा जा रहा है कि सोमवार को चीनी टीम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विंग से भी मुलाकात करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी है। टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 326 रनों पर ऑल आउट हो चुकी है।
पहली पारी के आधार पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर कुल 131 रनों की बढ़त बनाई हुई है। भारत के लिए अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 112 रन बनाए, जबकि जडेजा ने 57 रनों की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत ने शुरुआती 3 झटके जल्दी दे दिए हैं। बुमराह ने स्मिथ को 8 रनों पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।